देश में बंद के दौरान एक शांत सुबह को मैं एक दिलचस्प विचार प्रवाह से गुजर रहा था। मेरे ख्याल से अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि सबसे आसान सवालों के उत्तर सबसे मुश्किल होते हैं। मेरे विचार उस स्तर तक पहुंच गए जब मैं शाश्वत आध्यात्मिक प्रश्न में एक नई सिलवट डाल रहा था। मैं कौन हूँ? मुझे एक दिलचस्प जवाब मिला जो था, मैं स्मृतियों का एक संग्रह हूँ। वास्तव में वह इस सदियों पुराने प्रश्न की एक बहुत असामान्य व्याख्या थी, क्योंकि प्रत्येक अर्थ में हम अपनी स्मृतियों से बने हैं। आप इस विचार का तात्पर्य तभी समझ पाते हैं जब आप बुजुर्गों में वृद्धावस्था के कारण मानसिक दुर्बलता के लक्षण देखते हैं। वह पुरुष या स्त्री शारीरिक रूप से वही व्यक्ति होता है, परंतु वास्तव में वह व्यक्ति कौन है? जब उसे यह भी याद नहीं है कि वह कौन है, ऐसे लोगों को कानूनी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने की अनुमति भी नहीं होती है। तो वे कौन है? यथार्थ के इस रूप का एक और पक्ष है। इसे कैटरपिलर और तितली के संदर्भ में बहुत खूबसूरती से स्पष्ट किया गया है, जो मेरे ख्याल से बौद्ध दर्शन का एक पसंदीदा प्रतीक है। सिर्फ इसलिए कि तितली को याद नहीं कि वह एक कैटरपिलर थी, क्या इसका यह अर्थ है कि वह कैटरपिलर नहीं थी? इसी प्रकार हम अक्सर सोचते हैं कि हम क्या कभी शिशु थे? हमें उस समय की कोई स्मृति नहीं होती जब हम घुटनों के बल चलते थे और अपने पहले लड़खड़ाते कदम उठाए थे। इसलिए हमें यह समझने के लिए अपने बड़ों और तस्वीरों पर भरोसा करना होता है कि हम वास्तव में कभी बच्चे थे। तितली का एक और दार्शनिक संबंध है। यह एक जापानी हाइकू कविता है जिसमें कहा गया है, पिछली रात मैंने एक सपना देखा था कि मैं एक तितली था। अब मैं यह कैसे जान सकता हूँ कि मैं आदमी होने का सपना देख रही तितली नहीं हूँ? इस अत्यंत सरल प्रश्न की पहेली मुझे हतप्रभ कर देती है। कभी कभी मूल प्रश्न की ओर वापस जाने का लाभ यह है कि यह एक अभिमान मिटाने वाला विचार है और यह हमें जमीनी हकीकत के करीब ले आता है। भाव यह है कि हम सभी दिन भर में अपने विभिन्न चोलों में होते हैं, एक अभिभावक के रूप में, एक जीवन साथी के रूप में, अपने माता पिता के पुत्र या पुत्री के रूप में, ऑफिस में एक कर्मचारी के रूप में या समाज में एक व्यक्ति के रूप में। हम इन व्यक्तित्वों में सहजता से घुसते और निकलते रहते हैं, परंतु कभी कभार सब घालमेल हो जाता है। हम ऑफिस में दबाए गुस्से को अपने बच्चों पर निकालते हैं, या हम अपने किशोर वय बच्चों के साथ अपनी समस्याओं का गुबार अपने असहाय और बूढ़े माँ बाप पर निकालते हैं। ऐसे समय में हम विचार कर सकते हैं, मैं वास्तव में कौन हूँ? इसके अलावा हमें प्रत्येक सप्ताह एक अधिक विस्तृत समीक्षा, एक प्रकार से अपने कार्यों की परीक्षा करनी चाहिए, जो हमें सही राह पर आने में मदद करेगी। कैथोलिक पादरी वर्ष में एक बार एकांत में जाते हुए ऐसा करते हैं। हम भी समय समय पर ऐसे चिंतन से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यह हमें बता पाएगा कि हम वास्तव में कौन हैं। अब पीछे की ओर देखने और मनन करने का समय है। पिछले अध्यायों में हमने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की, जिसमें मैं कौन हूँ, अपने आप को जाने, अपने व्यक्तित्व में रहें, खुशी की तलाश और भूमिका निभाने जैसे विषय शामिल थे। परंतु ऐसे सभी प्रयासों का मूल सिद्धांत है उनका अभ्यास तब तक करते रहना जब तक कि वह हमारे मानसिक सांचे का हिस्सा ना बन जाए। यदि हमारे रिश्तों में समस्या है, संबंधित दिशा निर्देशों को देखना और उनका अभ्यास करना चाहिए जिन पर हमने चर्चा की है। हमें तब तक प्रयास जारी रखना चाहिए जब तक कि हम जिन सकारात्मक चीजों को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं वे हमारे अंदर समाहित नहीं हो जाती, ताकि नकारात्मक चीजें फिर ना उभरें। मैं जानता हूँ कि आत्म सुधार कार्यक्रमों को अपनाने वाले बहुत से लोग बीच में ही प्रयास छोड़ देते हैं, क्योंकि कुछ समय के बाद प्रेरणा का स्तर कम हो जाने के कारण
किसी नई पद्धति का अभ्यास थकाने वाला हो जाता है। इसलिए लोगों को फिटनेस सेंटरों में पर्सनल ट्रेनरों की मांग करना आम बात हो गई है। लेकिन व्यक्तिगत मुद्दे अलग हैं और ऐसे कोचिंग से उनका हल नहीं होता। आपको कैसे पता चलेगा कि अपने पुत्र या पुत्री के साथ आपकी तीखी झड़प कब होगी, ताकि आपका पर्सनल कोच उस समय आपके पास हो। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि इसका उपाय लगातार अभ्यास करते रहना है। कोई भी सिर्फ किताबें पढ़कर तैराकी, टेनिस या साइकिलिंग या कोई भी काम नहीं सीख सकता। आपको इस क्षेत्र में पारंगत होने के लिए पानी में जमीन पर उतरना ही होगा। जब मैं किशोरावस्था में था तब अक्सर सोचता था कि भिक्षु और कई बुजुर्ग लोग लंबे समय तक मंत्रों का उच्चारण क्यों करते हैं। मुझे लगता था कि आखिरकार यदि वे इतने आध्यात्मिक हैं तो कुछ समय का मंत्रोच्चारण पर्याप्त होगा। वर्षों बाद मुझे समझ आया कि हमारा मन इतना अधिक चंचल होता है कि उसे पवित्र रखने के लिए हर समय मंत्र पर ध्यान लगाने की जरूरत होती है। इस स्थिति को एक उदाहरण से अच्छी तरह समझाया जा सकता है जो आजकल ईमेल पर खूब चल रहा है। एक नव भिक्षु को उसके गुरु ने लगातार कई घंटों तक ध्यान लगाने को कहा। एक दिन जब वे नदी के तट पर थे, युवा भिक्षु ने तंग आकर अपने गुरु से पूछा कि बार बार ध्यान करने से क्या लाभ है। गुरु मुस्कुराया और उसने युवक को मछुआरों द्वारा रेत पर छोड़ी गई एक टोकरी उठाने, नदी तक दौड़कर जाने और उसमें थोड़ा पानी भरकर पीने के लिए लाने को कहा। युवक चकित रह गया। मैं जालीदार टोकरी में पानी कैसे ला सकता हूँ? भिक्षु ने उसे कोशिश करने को कहा। युवक कुछ बूंदे भरकर लाया। और तेज दौड़ो, उसके गुरु ने कहा। कई कोशिशों के बाद युवक सिर्फ आधा चम्मच पानी ला पाया। वह हैरत में था कि इस अभ्यास का उसके प्रश्नों से क्या संबंध था। वरिष्ठ भिक्षु ने कहा, देखो, तुम मेरे पीने के लिए पर्याप्त पानी नहीं ला पाए, लेकिन क्या तुमने देखा कि बार बार नदी में डुबोने के कारण वह गंदी टोकरी कितनी स्वच्छ हो गई। मुझे लगता है कि आपको कहानी का अभिप्राय समझ आ गया होगा। आत्मबोध के लक्ष्य में हमारे सामने आने वाली सबसे बड़ी बाधा अहम है। जब हम भौतिक अर्थ में सफलता प्राप्त करते हैं तो अहम अपने आप पुष्ट होता है और बढ़ता रहता है। जब हम दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण को देखने और फिर अपनी गलती स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते तो वह खुद को अभिव्यक्त करता है। हमें यह सोचना अच्छा लगता है कि हम हमेशा सही हैं। अपनी गलती को स्वीकार कर लेने से हमारी नजर में हमारा दर्जा कम हो जाता है। जरूरी नहीं है कि ऐसी प्रवृत्ति सफलता से जुड़ी हो। माता पिता को अपने बच्चों के साथ और वरिष्ठों को अपने कनिष्ठों के साथ अहम की समस्याएं होती हैं और इस बात पर मेरी आलोचना हो सकती है, परंतु एशियाई जीवन शैली में आमतौर पर पतियों का अहम अपनी पत्नियों के मुकाबले बहुत तगड़ा होता है। माता पिता के रूप में आपने कितनी बार अपने बच्चों के सामने स्वीकार किया है कि उसे डांटने के मामले में आप गलत थे? बड़े भाई बहन के रूप में आपने कितनी बार अपने छोटे भाई बहन के साथ अनुचित व्यवहार के लिए उससे माफी मांगी है? मुझे यकीन है कि ऐसा अक्सर नहीं हुआ होगा। हर बुद्धिमान व्यक्ति के इस कहावत पर अमल करने के अलावा इस प्रवृत्ति का कोई इलाज नहीं है कि अपने अहम को नष्ट कर दें। अपने अहम को धीरे धीरे कम करके कई तरीके हैं। बहुत सी सामूहिक थेरेपी कक्षाएं हैं जिनमें आपका ध्यान अपनी कमियों की ओर दिलाने के लिए बाकी लोग आपके व्यवहार, आदतों, रवैये आदि की आलोचना करते हैं। ऐसी कक्षाएं आर्थिक रूप से और भावनात्मक रूप से महंगी होती हैं और कभी कभार इतनी सख्त होती हैं कि उन्हें झेलना मुश्किल होता है। मेरा अहम से निपटने का अधिक आरामदेह तरीका है, पूरे अभ्यास में विनोद का एक फुट डाल दीजिए। अपनी अभिनय की कक्षाओं में मैं किसी एक व्यक्ति की चीर फाड़ की बजाय जो उसे अंत में चिड़चिड़ा बना देती हैं,
प्रतिभागियों को इस अभ्यास को विनोद प्रिय बनाने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। ऐसा परिहास विश्लेषण की प्रक्रिया से चुभन को समाप्त कर देता है और फिर भी सही संदेश मिल जाता है। कक्षा के अभ्यासों के अतिरिक्त मेरा हर किसी के लिए मुख्य सुझाव यह है कि कभी खुद को गंभीरता से ना लें। हम सभी में अहम इसलिए उत्पन्न होता है क्योंकि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हम अपने आप को अपनी एक बहुत गंभीर छवि बना लेते हैं और उसका मजाक उड़ाया जाना पसंद नहीं करते। साथ ही हम अपनी छवि को लेकर कुछ ज्यादा ही सजग हो जाते हैं, परंतु उस छवि की प्रस्तुति हमें गलत और तनावपूर्ण बना देती है। हम जिन लोगों को सामाजिक रूप से खुद से हीन समझते हैं उनके बीच नहीं हंसेंगे क्योंकि उससे हमें लगता है कि हम उनके स्तर तक आ जाएंगे। दूसरी ओर हम उन बातों पर भी हंस लेंगे जो हमें समझ नहीं आई, सिर्फ इसलिए कि उससे उच्च स्तर वाले लोग उस पर हंसें और हम अपनी नासमझी की छवि प्रस्तुत नहीं करना चाहते। बस एक बच्चे को ध्यान से देखिए, वह दुनिया से किस तरह बिना किसी चीज की परवाह किए हंसता है। उसे परवाह नहीं कि कौन देख रहा है, ना ही उसे इस चीज की परवाह होती है कि उसका चेहरा कितना अजीब दिख रहा है। वह बच्चा इसलिए हंसता है क्योंकि वह उस पल को जी रहा है और वह एक असली एहसास होता है। अफसोस की बात है कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम अपने आसपास के झूठे मूल्यों पर अधिक ध्यान देने लगते हैं और वह सहजता खो बैठते हैं। हंसना सीखिए क्योंकि वह आपका असली मूल्य बढ़ाता है। हम में से अधिकतर लोग खुद को कुछ अधिक गंभीरता से लेते हैं। अपने आसपास के उन आडंबरपूर्ण नेताओं पर नजर डालें, उनके बारे में कोई मजाकिया टिप्पणी करना कितना खतरनाक हो गया है। फिर ऐसे उद्योगपति हैं जो सूट बूट में लैस रहते हैं, मगर आपने कभी उन्हें मुस्कुराते देखा है? और फिर उनके जूनियर होते हैं जो तरक्की की सीढ़ियां चढ़ने के लिए अपने बॉस का अनुकरण करते हैं। कुल मिलाकर यह एक हास्य रहित दुनिया है। वास्तव में परिहास को कभी गंभीर विषय के रूप में लिया नहीं गया, हालांकि परफॉर्मिंग आर्ट्स में इसकी भूमिका को व्यापक रूप से सराहा गया है। हर कोई चार्ली चैपलिन की फिल्म देखते हुए हंसा है और उन लॉरेल एंड हार्डी एंड अबॉट एंड कास्टेलो कॉमेडियों को देखते हुए बड़ा हुआ है। जब हम बच्चे थे हास्य हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग हुआ था। दुर्भाग्यवश जैसे जैसे हम बड़े होते गए हम में से बहुत से लोग हास्य की दुनिया को भूल जाते हैं। हम यह मान लेते हैं कि हास्य बड़े लोगों के लिए नहीं है। हम यह मान लेने की गलती करते हैं कि कामयाब लोगों के लिए हर समय चिंतापूर्ण और गंभीर दिखना जरूरी है। कॉर्पोरेट दुनिया में छिछोरेपन की कोई जगह नहीं है, इसलिए कोई ऑफिस में जोकर नहीं लगना चाहता। अफसोस है कि ये भावनाएं अनुपयुक्त हैं। विनोद सिर्फ हास्य से परे है, उसके उपचारात्मक प्रभावों ने हर कहीं लाफ्टर क्लबों की स्थापनाओं को प्रेरित किया है और यह एक निर्विवाद सच्चाई है कि तनाव को दूर करने में बहुत प्रभावी है। हर पब्लिक स्पीकिंग पाठ्यक्रम में वक्ताओं से दर्शकों में तनाव कम करने के लिए शुरुआती वाक्यों में हास्य का पुट डालने के लिए कहा जाता है। स्वाभाविक रूप से जब वक्ता अपने ऊपर हंसता है तो माहौल हल्का हो जाता है, परंतु यहाँ पर अपना मजाक उड़ाना महत्वपूर्ण है। मैं अपने अनुभव से आपको बता सकता हूँ क्योंकि मैं उन चंद खुशकिस्मत लोगों में से हूँ जिन्हें स्थितियों को मजेदार रूप में देखने की क्षमता मिली है। जब कुछ वर्ष पहले मेरे लिए परिस्थितियां ठीक नहीं चल रही थीं, मैंने अपनी सारी विफलताओं को अत्यंत हास्यपूर्ण परिप्रेक्ष्य में देखते हुए एक नाटक करने का फैसला किया। वह एकल 2 घंटे का नाटक कुछ भी हो सकता है, उन सभी देशों में कामयाब रहा जहां उसका मंचन किया गया है और हाल में उसने 225 परफॉर्मेंस के निशान को पार कर लिया है। और भी मजेदार बात यह है कि इसे उन गंभीर कारपोरेट टाइप के लोगों ने भी पसंद किया है जो अपने ऑफिस में कभी नहीं मुस्कुराते।
एक के बाद एक कॉर्पोरेट हाउस एक दो परफॉर्मेंस कराना चाहते हैं, ऐसा क्यों है? और मैं इस पुस्तक में हास्य के बारे में क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि किसी भी स्थिति में उसके मजेदार पक्ष को देखना महत्वपूर्ण है। इस तरह से हम हर मामले को हल्के रूप में ले सकते हैं और तनाव से बच सकते हैं। एक बार मैं एक निर्देशक के अंतिम संस्कार में उपस्थित होने के लिए एक सभागार पहुंचा। थोड़ी देर बाद मुझे पता चला कि मैं गलत सभागार पहुंच गया था। इस बात को प्रकट करने की बजाय मैं अभिनय करता रहा और उस स्थिति में भी हास्य देखा। बहुत से लोग अपनी समस्याओं को लेकर परेशान होते रहते हैं। मेरे ख्याल से उन्हें यह प्रसिद्ध कहावत याद कर लेनी चाहिए कि हंसी सबसे अच्छी दवा है। मैं बहुत से ऐसे लोगों से मिला हूं जो यह समझते हैं कि सिर्फ सेल्फ कोचिंग कक्षाओं में जाने या किसी गुरुजी, बाबाजी या माताजी के पैरों में बैठने से उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हो जाएगा। ऐसी मान्यताएं सच्चाई से कोसों दूर हैं। यह ऐसा ही है मानो सिर्फ प्रार्थना गाने से हम बेहतर मनुष्य बन जाएंगे। जैसा कि मैंने पहले भी स्पष्ट किया है, मुख्य बात यह समझना है कि हमें अपने हर कार्य और विचार के प्रति अंदर से सजग और सचेत रहना है। यहाँ अंदरूनी शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस अंदरूनी इच्छा शक्ति के बिना किसी भी तरह की बाहरी शक्ति हमें अपने अंदर की ताकत का एहसास नहीं करा सकती। किसी भी तरह की सफलता हासिल करने वाला कोई भी व्यक्ति इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि बाहरी बाधाओं से लड़ने से पहले सफलता की राह में अंदरूनी अवरोध पार करने पड़ते हैं। ये अवरोध आलस, भय, आत्मविश्वास की कमी, ध्यान बांटना, प्रलोभन, चिंता, पिछली विफलताएं आदि के रूप में हो सकते हैं। जब मैं ये शब्द लिख रहा हूँ, मुझे सफलता की राह में अपने अंतर्द्वंद याद आ रहे हैं, जिन पर मुझे काबू पाना पड़ा था। मैं एक हिंदी माध्यम स्कूल में पढ़ा था और अंग्रेजी में दक्ष नहीं था। 23 वर्ष की उम्र में मेरे बाल उड़ने लगे थे। शिमला में बहुत साधारण परिवार से संबंध रखने के कारण मैं ना तो कटलरी के इस्तेमाल से परिचित था, ना ही मुझे भोजन से परिष्कृत तौर तरीकों का कोई अनुभव था। मेरा एक पैर दूसरे से थोड़ा छोटा था। मैं यह सोच सकता था कि इतनी कमियों पर काबू पाना मेरे लिए कठिन है, लेकिन मैंने वह कर दिखाया। अपने अनुभवों का विश्लेषण करते हुए मैंने जाना है कि जीवन में हमेशा हमारा आंतरिक व्यक्तित्व हमारे बाहरी व्यक्तित्व को आकार देता है। जैसे कि किसी ने मुझसे एक दिन पूछा, क्या आपने कभी आत्मज्ञान की भाषा में इनके महत्व पर विचार किया है? जैसे इंट्रोस्पेक्ट, आत्मविश्लेषण, इंट्यूशन, अंतर्ज्ञान, इंसाइट, अंतर्दृष्टि, इंस्पिरेशन, प्रेरणा, इंस्टिंक्ट, सहज ज्ञान। यह सूची और लंबी है। सभी महत्वपूर्ण खोजें हमारे विचारों से निकली हैं, जो अंदरूनी होते हैं। चाहे वह महान ग्रीक गणितज्ञ, भौतिक विज्ञानी और खगोलविद आर्किमिडीज द्वारा फ्लैटमेशन के सिद्धांत का आविष्कार हो, यह इंग्लिश खगोलविद आइजैक न्यूटन द्वारा गुरुत्वाकर्षण था, यह जर्मनी में जन्मे सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी और नोबेल पुरस्कार विजेता अल्बर्ट आइंस्टाइन द्वारा सापेक्षता के सिद्धांत का प्रतिपादन। अंतर्ज्ञान हमारे ऋषि मुनियों का भी विषय रहा है, जिन्होंने हजारों वर्ष पहले अपनी महत्ता समझ ली थी। न्यूरोसाइंस जैसे उन्नत विषयों में वर्तमान शोध ने भी हमारे भीतर की शक्ति का अस्तित्व साबित किया है कि सबसे प्रभावशाली लोग भी अपनी मानसिक क्षमता का सिर्फ 10% इस्तेमाल करते हैं, और कि मस्तिष्क लगातार अपना नवीनीकरण करता रहता है और किसी भी आयु में नई चीजें सीखने में सक्षम है। इसलिए आत्मज्ञान की राह पर अंदरूनी बाधाओं को पार करना आवश्यक है। आप जो कर रहे हैं उस पर पूरा ध्यान लगाएं और भटकते विचारों तथा आसान विकल्पों को घुटने ना टेकें। आप किताब पढ़कर तैराकी नहीं सीख सकते, उसके लिए आपको पूल में कूदना पड़ेगा। इसलिए जीवन में तालाब में डुबकी लगाएं। आप न सिर्फ अपने भीतर के परिवर्तन को महसूस कर पाएंगे,
आप अपनी अंदरूनी शक्ति को भी उन्मुक्त कर पाएंगे। एक कहावत है कि चीजें जितनी बदलती हैं उतनी ही अपरिवर्तित रहती हैं। यह सिद्धांत विशेष रूप से मानवीय गुणों और समस्याओं पर लागू होता है। यदि आपको लगता है कि आप भ्रष्टाचार का चरम देख रहे हैं, तो एक बार फिर सोचें। चांदी के 30 टुकड़ों के लिए यीशु को बेच दिया गया था। स्वच्छंदता और व्यभिचार रोमन काल में चरम पर था और महाभारत की जड़ में लालच था। हमारी समस्याएं भी पुरातन हैं। बेवफा जीवन साथी, उग्र पुत्र, निरंकुश स्वामी, विवेकहीन राजनेता, लालची व्यापारी आदि। यदि आप आत्मनिरीक्षण करें तो ब्रिट्स और उनके दल द्वारा जूलियस सीजर की हत्या के समय से स्थिति बहुत अधिक नहीं बदली है, परंतु कुछ चीजें बदली हैं जो इंटरनेट और फेसबुक के इस युग में प्रत्याशित था और हमें घेरने वाली नई समस्याओं में नई पीढ़ी में एक काफी व्याप्त पाता हूँ, आत्मविश्वास की कमी। मुझे लगता है कि यह हमारे समय का एक लक्षण है। मेरे ख्याल से मेरे बचपन के समय ऐसी भावनाओं का अस्तित्व नहीं था। एक छोटे शहर में हर कोई हर किसी को जानता था और अपना सही महत्व पहचानता था। कोई भी अपनी असली पहचान से ऊंचा होने का दिखावा नहीं कर सकता था। हर कोई आपके वेतन और बैंक बैलेंस के बारे में जानता था, इसलिए असलियत से अधिक अमीर होने का दिखावा करने की कोशिश का तनाव नहीं होता था। आत्मविश्वास की कमी शहरों से अधिक देखी जाती है, जहां हम में से अधिकतर लोग बिना जड़ बिना चेहरे वाले प्रवासी होते हैं, जो हर समय अपने पड़ोसियों से अधिक समृद्ध और खानदानी होने का दिखावा करते रहते हैं। प्रतिस्पर्धा का दबाव इतना अधिक होता है और पैसे कमाने की ललक इतनी अधिक होती है कि लोग यह दिखावा करते 10 को बता देते हैं कि वे आर्थिक रूप से अधिक संपन्न हैं, बेहतर नौकरियों में हैं और बेहतर शिक्षित हैं, जबकि असलियत कुछ और होती है। वे अंत तक नहीं जानते कि वे हैं कौन। हालांकि कुछ विवेकशील लोग इस खेल से ऊब जाते हैं और अपने आप में भरोसा खो बैठते हैं। उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है और वे वास्तव में इस चूहा दौड़ में अधिक ईमानदार होते हैं। वह यह दौड़ छोड़ चुके होते हैं क्योंकि वे रेड पैक के धोखे के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते। वे मार्केटिंग रणनीतियों के प्रचार और शोर शराबे से तालमेल बिठाना मुश्किल पाते हैं, जो आजकल अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक है। चाहे आप एक उदयमान कॉपीराइटर हो, संघर्षरत अभिनेता, उभरते लेखक या कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव, इस युग में पैकेजिंग पैकेज से भी अधिक महत्वपूर्ण है। ऐसे लोगों को मेरी सलाह है कि शारीरिक और मनोवैज्ञानिक रूप में अपने आप से प्यार करें और कभी यह ना सोचें कि अगला व्यक्ति उनसे बेहतर है। मैं मानता हूं कि कोई श्रेष्ठ नहीं है, हम सभी किसी न किसी रूप से सक्षम हैं। आपका आत्मसम्मान आपके दिमाग में है। यह विश्वास रखें कि आप अपने क्षेत्र में बेहतरीन हैं और अपनी प्रतिभा को लेकर आत्मविश्वास से पूर्ण रहें। शुरुआत करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप उन 20 गुणों को सूची बनाएं जिनमें आप बेहतरीन हैं। हर किसी में बहुत सी विशेषताएं होती हैं, बस गहराई में जाने की जरूरत है। यदि आप अपने आप में ये सकारात्मक गुण पाते हैं तो क्या आपके विजेता होने में संदेह रह जाता है?